क्यों पशेमां हो अगर वादा वफा हो न सका, कहीं वादे भी निभाने के लिए होते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। इस बार के विधानसभा चुनाव हड़पने और तड़पने के बीच फंसे हुए हैं दोस्तों। कहने को आप यह भी कह सकते हैं कि इस बार के चुनाव ईडी और सीडी के बीच भी उलझे हुए हैं। बीजेपी ईडी के पुराने खेल को छोड़ ही नहीं रही है, लेकिन कांग्रेस भी अब इस खेल में फंसने की जगह बीजेपी को ऐसा फंसा रही है कि बीजेपी अब तड़पने लगी है। अब वो 9 साल पहले वाला जमाना नहीं रहा कि जांच एजेंसियों की धमकी से विरोधियों को चुप कराया जा सके या उनका राजनीतिक करियर खत्म किया जा सके। मोदी राज के शुरुआती दौर में ऐसा तो खूब हुआ कि कई तेज तर्रार और बड़े जनाधार वाले नेता ईडी और आईटी के डर से घर में बिठा दिए गए या वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब तो विरोधी नेताओं ने, खासकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राहुल गांधी के डरो मत के नारे को अपने माथे पर लिख लिया है। अब ईडी या आईटी जिस भी विपक्षी नेता के ठिकाने पर पहुंचती है, वो मोदी पर और ज्यादा हमलावर हो जाता है। बल्कि अब तो इन नेताओं ने यह भी साबित करना शुरू कर दिया है कि ईडी का चुनावी संबंध क्या है। इंडिया ने बीजेपी के दबाव बनाने वाले पैंतरे को हड़प लिया है और बीजेपी इसमें खूब तड़प रही है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने बताया भी है कि बीजेपी की जान कहां बसती है और जैसे ही उस जान पर कोई खतरा दिखता है, बीजेपी तड़पने लगती है। अभी 2 दिन में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का आगाज होने वाला है। 7 तारीख को छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए वोटिंग होगी और मिजोरम में भी इसी दिन पूरी वोटिंग होगी। और इस बीच कांग्रेस नेताओं ने जैसे तेवर बीजेपी को दिखाए हैं, उससे बीजेपी की तड़प, बीजेपी की छटपटाहट और बढ़ गई है। कांग्रेस के अलावा बीजेपी को लेकर जो सर्वे आए हैं, उनसे भी बीजेपी की तड़प बढ़ी है और इस बीच कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जो बीजेपी की हालत को और कमजोर बना रही हैं। बीजेपी के लिए इस हाल में चुनाव लड़ना या अपनी सत्ता को बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है और कांग्रेस ने 5 राज्यों में जीत का जो दावा पेश किया है, उसे भी बीजेपी गलत साबित नहीं कर पा रही है। बीजेपी का कोई पैंतरा काम नहीं कर रहा है। जांच एजेंसियां तो अब खुद सवालों के घेरे में आ चुकी हैं और इसके अलावा धार्मिक कार्ड खेलने का भी कोई असर मतदाताओं पर नहीं दिख रहा है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए मोदी ने बजरंगबली को मोहरा बनाने की कोशिश की थी, जिसमें वो बुरी तरह से फेल हो गए। अब छत्तीसगढ़ चुनाव में भी मोदी महादेव को ले आए हैं, जिससे यह तय है कि उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, यानी मोदी का महादेव वाला दांव बेकार ही हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या अपनी असफलताओं के बाद तड़पती बीजेपी को जनता से कोई सहारा मिलेगा या फिर बीजेपी की तड़प और छटपटाहट और बढ़ जाएगी। इस बात पर आगे चर्चा को बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं राहुल गांधी के कुछ ट्वीट्स जो उन्होंने पिछले दिनों किए हैं। जरा देखिए। इधर तोते की गर्दन पकड़ी, उधर क्रूर राजा तड़प रहा है। जितनी जासूसी करनी है कर लो, हम डरने वाले नहीं, लड़ने वाले हैं। 31 अक्टूबर को राहुल गांधी ने यह ट्वीट तब किया जब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जैसे कई नेताओं ने बताया कि उनके आईफोन पर निर्माता कंपनी एप्पल की तरफ से अलर्ट आया है कि राज्य स्पॉन्सर्ड निगरानी की जा रही है। आसान शब्दों में कहूं तो सरकार की तरफ से विरोधी नेताओं के फोन की जासूसी की जा रही है। इस अलर्ट वाले स्क्रीनशॉट के साथ जैसे ही लोगों ने ट्वीट किए, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी को साफ साफ बता दिया कि हम लोग यानी इंडिया वाले डरेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आइए सुन लेते हैं राहुल ने क्या कहा। कम लोग हैं जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। तो राहुल गांधी का यह अंदाज अब देश के लोगों के लिए नया नहीं रह गया है। अमेरिका से लेकर इंडिया तक और भारत जोड़ो यात्रा से लेकर चुनाव प्रचार तक राहुल गांधी अब इसी ललकारने वाले अंदाज में बातें करते हुए दिखाई देते हैं और बता देते हैं कि बीजेपी चाहे जो जांच करवा ले, उन्हें डरा या झुका नहीं पाएगी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने साफ लफ्जों में
देश में चल रही एक तरफा लूट की क्रोनोलॉजी भी समझा दी है और यह भी बता दिया कि देश में पीएम मोदी का स्थान अब दूसरे नंबर पर हो गया है और पहले नंबर पर उनके दोस्त अडानी हैं, जिन्हें मोदी ने देश की सारी संपत्ति दे दी है। राहुल गांधी के मुताबिक अडानी में ही मोदी की जान बसती है। 31 अक्टूबर का जो ट्वीट अभी मैंने आपको दिखाया था, उसमें राहुल गांधी ने इशारों इशारों में यही बात कही है। अब देखिए 1 नवंबर का एक और ट्वीट देखते हैं हम लोग। उस ट्वीट में देखिए क्या लिख रहे हैं राहुल गांधी। सिंगरेनी कोयला खदान के मजदूरों से मिलकर पता चला उनका शोषण बड़ी साजिश का हिस्सा है। भारतीय खदानों का निजीकरण, विदेश से महंगा कोयला लाना, फिर बिजली का बिल बढ़ाकर जनता की जेब काटना। प्रधानमंत्री ने देश को दीमक की तरह खोखला करने वाला एक हिडन टैक्स लगा रखा है, अडानी टैक्स। आपको बता दूं दोस्तों कि राहुल पिछले दिनों जब तेलंगाना के चुनावी दौरे पर थे तो वहां उन्होंने सिंगरेनी कोयला खदान के मजदूरों से बातचीत कर उनकी तकलीफों को समझा था। कोयला खदान के मजदूरों के साथ चर्चा का वीडियो राहुल गांधी ने यूट्यूब पर भी डाला है और एक बार फिर अडानी और मोदी पर निशाना साधकर बताया है कि बिजली महंगी क्यों हो रही है। मजदूरों के बाद अब किसानों के लिए भी राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। आइए जरा उसे भी देख लेते हैं। इस ट्वीट में राहुल गांधी लिखते हैं, छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों से सीखी धान की कटाई और जाना कैसी चल रही है उनकी कमाई। फिर से होगी कर्ज माफी, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे। कृषि मजदूरों को 7,000 से बढ़ाकर 10,000 प्रति वर्ष उनको हमारी गारंटी है। 4 नवंबर के इस ट्वीट में राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ धान कटाई के अपने वीडियो को शेयर करते हुए बताया कि उनकी सरकार फिर से आएगी तो किसानों के फायदे के लिए और क्या कदम उठाए जाएंगे। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में किसानों का मुद्दा चुनाव में जीत या हार तय कर सकता है। पिछले चुनावों में किसानों से किए वादे के कारण ही कांग्रेस को जीत मिली थी और यही वजह है कि अब बीजेपी को भी कांग्रेस की राह पर चलना पड़ा है। 3 नवंबर को बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें किसानों के लिए बड़ी घोषणा बीजेपी ने की और कहा कि धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए किया जाएगा। साथ ही प्रति एकड़ में 21 क्विंटल धान की खरीदी की बात भी भाजपा ने कही। बीजेपी ने किसानों को लुभाने के लिए वादे तो कर दिए, लेकिन कांग्रेस ने इसमें भी उसका पाखंड उजागर करते हुए बता दिया कि जिन लोगों ने 2100 रुपए बोलकर नहीं दिए, 300 रुपए बोनस नहीं दिए, 15 क्विंटल नहीं खरीदने का निर्णय जिन्होंने लिया, वो अब 21 क्विंटल खरीदने की बात कर रहे हैं। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता चाहते थे कि उनकी पार्टी धान और वनोपज के ज्यादा दाम देने का वादा करे, लेकिन तब मोदी लहर के गुमान में बीजेपी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के हाथ में सत्ता आ गई। इसीलिए अब सत्ता वापसी की कोशिश में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार से ज्यादा दाम देने का वादा अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। लेकिन बीजेपी के ये वादे उसके लिए भारी साबित हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में भी किसान धान और दूसरी फसल के ज्यादा दाम देने की मांग कर सकते हैं और फिर अगले साल लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी को इस मुद्दे पर किसानों को जवाब देना ही पड़ेगा। तो सत्ता के लालच में ही सही, लेकिन बीजेपी किसानों से एमएसपी के वादे को पूरा करती है तो यह बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मुश्किल यही है दोस्तों कि बीजेपी को सत्ता तो नजर आती है, लेकिन बाकी रही सही जो बात है वो गलत, यानी कि सही और गलत का ध्यान नहीं रहता है बीजेपी को। इसीलिए राहुल गांधी साफ साफ बता रहे हैं कि बीजेपी या मोदी की जान कहां बसी हुई है और कैसे उस जान को बचाने के लिए सारी तिकड़में बीजेपी लगाती है। ईडी या आईटी का इस्तेमाल भी चुनाव के वक्त जिस तेजी से बीजेपी के विरोधी नेताओं पर होता है, उससे कोई भी समझ जाए कि यह सब बीजेपी अपने फायदे के लिए कर रही है। अभी छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग से 4 दिन पहले जिस तरह महादेव नाम के गेमिंग ऐप को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश बीजेपी ने की और मोदी इसमें भी धर्म का एंगल लेकर आए हैं, उससे भी समझा जा सकता है कि ईडी को बीजेपी केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। ईडी ने शुक्रवार को दावा किया था कि उसने पैसे का लेन देन करने वाले एक व्यक्ति का बयान दर्ज किया है, जिसने आरोप लगाया है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रवर्तकों ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। ईडी के इस दावे को कांग्रेस ने बीजेपी की साजिश बताया है। केसी वेणुगोपाल ने कहा, इस पूरी कार्रवाई का मकसद भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ सरकार की छवि को धूमिल करना है। ये साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रची गई है। वहीं जयराम रमेश ने कहा कि केंद्र सरकार ने भाजपा की हार निश्चित देखकर ईडी का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग शुरू कर दिया है।
वहीं सीएम भूपेश बघेल ने तो इस पर मोदी सरकार को ही घेर लिया है। उन्होंने सवाल किया कि महादेव ऐप के आरोपियों के लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। ये गिरफ्तारी करना भारत सरकार का कर्तव्य है। बघेल ने यह भी सवाल किया कि सरकार ने अब तक महादेव ऐप को बंद क्यों नहीं करवाया। बीजेपी को उम्मीद नहीं रही होगी कि ईडी के इस्तेमाल पर कोई इस तरह से पलटवार करेगा, लेकिन अब कांग्रेस समेत इंडिया के तमाम नेता ऐसे ही तेवर दिखा रहे हैं। राजस्थान में भी अशोक गहलोत के करीबियों और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर ऐसे ही छापे पड़े, लेकिन वहां भी कांग्रेस नहीं झुक रही। उधर दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में भी डीएम के दबाव में नहीं आ रही है। बिहार में लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार जमकर बीजेपी को जवाब दे रहा है। वैसे मोदी ईडी के साथ महादेव ऐप वाले मामले में धर्म का एंगल भी ले आए। एक लंबे गैप के बाद मोदी चुनाव प्रचार के लिए उतरे। 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ पहुंचे मोदी ने महादेव ऐप पर कहा कि ये पार्टी महादेव तक नहीं छोड़ रही है। इस बयान को सुनकर यकीन हो गया कि मोदी अपने पुराने रंग में लौट रहे हैं, यानी धार्मिक ध्रुवीकरण के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश में मोदी एक बार फिर जुट गए हैं। कर्नाटक में तो बजरंग बली का दांव बुरी तरह बीजेपी को नुकसान पहुंचा गया था, लेकिन फिर भी मोदी छत्तीसगढ़ में इसी पैंतरे को आजमाने में लगे हुए हैं। इससे पहले मोदी राजस्थान में भी चुनाव प्रचार में धार्मिक एंगल ले आए थे। उधर मध्य प्रदेश चुनाव में भी बीजेपी के लिए आसार अच्छे नहीं हैं, इसीलिए बीजेपी ने वहां राम मंदिर के पोस्टर लगाए हैं और अब तो अमित शाह ने भी राहुल गांधी को सुनाते हुए कहा है कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। हालांकि राम मंदिर बनने से आम लोगों के जीवन में क्या बेहतर बदलाव होगा, क्या उन्हें महंगाई से छुटकारा मिलेगा, या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, या महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, इन सब की कोई गारंटी बीजेपी के पास अगर है तो बीजेपी बता सकती है। खैर, बीजेपी केवल हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव जीतना चाहती है और जानती भी है। हालांकि कई सर्वे यही बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी की हार 5 राज्यों में दिख रही है और कांग्रेस सत्ता में काबिज होती नजर आ रही है। इस बात को आरएसएस ने भी महसूस कर लिया है, लेकिन आरएसएस साफ हिदायत दे चुका है कि हिंदुत्व के नाम और मोदी के चेहरे पर अब चुनाव नहीं जीता जा सकता है। लेकिन मोदी और उनके राज में बीजेपी अब संघ की बात भी नहीं सुन रही है। शायद राहुल गांधी का आकलन सही है कि अब मोदी किसी और के निर्देशों पर चलते हैं। आखिर वो है कौन? खैर, शायर अलीना इतरत ने ठीक ही फरमाया है कि उदासी शाम तन्हाई कसक यादों की बेचैनी, उदासी शाम तन्हाई कसक यादों की बेचैनी, मुझे सब सौंप कर सूरज उतर जाता है पानी में। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।